मल्लिकार्जुन खड़गे का ये ट्वीट, ये उसकी ये भाषा, ये बता रही है कि नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से जो फील्डिंग कर रहे हैं, उनका दिल्ली दौरा हुआ, दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से तो मुलाकात हुई, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेताओं में किसी से भी मुलाकात नहीं हुई। वो चले गए वापस पटना। वो सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि बिहार की राजनीति में क्या बदलाव होने जा रहा है। जो मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट आपने देखा, उसमें आप एक चीज देखिएगा कि उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी को टारगेट किया है। उन्होंने सरकार को टारगेट नहीं किया, एनडीए सरकार भी नहीं लिखा, उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी को टारगेट करते हुए लिखा है कि भाई लाठीचार्ज करवा रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन आप बिहार में यदि देखेंगे तो बिहार में पुलिस, पुलिस जहां कहीं भी हो वो गृह मंत्रालय के अधीन ही आती है। गृह मंत्री बिहार का कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय किसके पास में? वो जेडीयू के पास में। मतलब वो सारी जो चीजें हैं जो एक तरीके से पेपर लीक कांड से यदि जोड़ी जाएं तो वो सारी चीजें जेडीयू के पास में। लेकिन जो खड़गे साहब वो निशाना किस पर साध रहे हैं? वो बीजेपी पर साध रहे हैं। हाँ, वो मतलब जेडीयू के प्रति पूरी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और बीजेपी के ऊपर ही वो निशाना साध रहे हैं। और बीजेपी को बोल रहे हैं कि लाठीचार्ज बीजेपी ने करवाया। जो पेपर लीक से जुड़े हुए तार हैं वो बीजेपी के नेताओं से ही जुड़े हुए हैं, चाहे बिहार की मामला हो, चाहे यूपी का हो या गुजरात का हो, कहीं का भी मामला हो। क्योंकि जहां पर भी निकलता है मामला तो बीजेपी के किसी न किसी नेता से जुड़ा हुआ मामला पिछले कुछ दिनों से निकल भी रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के प्रति एकदम से सॉफ्ट हो जाना और बीजेपी के खिलाफ जो पहले से आक्रामकता चली आ रही है, क्योंकि बीजेपी के साथ तो कांग्रेस कभी जाएगी ही नहीं, तो पहले से सत्य है। तो उस जो वही उनके ट्वीट में भी दिखाई दे रहा है कि नीतीश को छोड़ दो और बीजेपी के खिलाफ जो अपना आक्रामक अभियान चल रहा है उस पर पूरी तरीके से फोकस किया गया है और एक तरीके से इस पूरे मामले को में बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा किया गया है। और एक चीज और विनाश हम देखेंगे, प्रियंका गांधी का भी ट्वीट देखेंगे, उसमें भी कुछ यही इसी तरह की भाषा नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण तेजस्वी यादव के अब जो ताजा तरीन बयान आ रहे हैं बीपीएससी के छात्रों पर, वो भी बीजेपी पर ज्यादा प्रहार करते दिख रहे हैं और नीतीश कुमार पर कम। उसको भी हम सुनवाएंगे। लेकिन प्रियंका गांधी ने लिखा कि बिहार में 3 दिन के अंदर दूसरी बार छात्रों पर अत्याचार किया गया। परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, धांधली, पेपर लीक रोकना सरकार का काम है, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने की जगह छात्रों को आवाज उठाने से रोका जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में युवाओं पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज करना अमानवीय है। भाजपा का डबल इंजन युवाओं पर डबल अत्याचार का प्रतीक बन गया है। इस ट्वीट में भी, प्रियंका गांधी के ट्वीट में भी कहीं भी नीतीश कुमार का नाम नहीं है। बीजेपी पर प्रहार है। भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव अभी कुछ दिन पहले तक ये कहते नजर आए थे कि नीतीश कुमार के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे बंद हैं, लेकिन अब उनकी भाषा भी बिल्कुल बदली हुई दिखाई पड़ रही है। यह साफ जाहिर हो रहा है कि नीतीश कुमार जो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो कवायद उनकी हो रही है, जो राजनीतिक बदलाव की तैयारी में वो दिख रहे हैं, वो कामयाब हो चुकी है, घोषणा होनी बाकी। हाँ, तो एक्चुअल में क्या होता है, राजनीति में हर चीज़ पहले से नहीं बोली जाती है कि आप यदि पत्ते पहले खोल देंगे तो फेल हो जाएंगे। तो यदि तेजस्वी यादव के बयान पहले आ रहे थे कि भाई नीतीश कुमार को हम नहीं लेंगे अपने साथ में, उनके लिए हमारे दरवाजे बंद हैं, तो एक तरीके से वो बीजेपी को एक तरीके से बरगलाने के लिए कि भाई नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे, वो उस तरीके के बयान थे। अब पिछली बार जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी तो ठीक एक दिन पहले ही रात के समय पर ये खुद बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि अमित शाह ने जब नीतीश कुमार को फोन लगाया कि भाई इस तरीके की खबरें चल रही हैं कि आप पलटी मारने वाले हैं, तो नीतीश कुमार ने बोला था कि नहीं नहीं, ये सब खबरें झूठी खबरें हैं। जब उनसे अमित शाह ने दोबारा बोला कि ललन सिंह के जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, तो वो बोले थे कि ललन सिंह को आप गिरिराज सिंह मान लीजिएगा, जैसे गिरिराज सिंह बोलते हैं वैसे ललन सिंह बोल रहे हैं। लेकिन रात को आराम से बीजेपी के नेता चैन से सोए कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन सुबह जब 10 बजते हैं तो पता चलता है नीतीश कुमार राजभवन पहुंच गए और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो जाहिर सी बात, जो चीज बोली जाती है राजनीति में जरूरी नहीं वो सच हो। तो यदि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के मामले में तो खास तौर पर, हाँ बिल्कुल, नीतीश के मामले में तो बिल्कुल यह चीज बोली जाती है कि उस समय भी तेजस्वी यादव के आप उस समय बयान भी देख लीजिए तो बयान उसी तरीके से थे कि भाई नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ में, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन 4 दिन बाद पता चलता है तेजस्वी यादव की जुबान एकदम से नरम हो जाती है, जिस तरीके से अभी हो रही है, और उसके बाद देखते हैं कि तो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। अभी खबर यह भी आ रही है कि अभी तो नीतीश कुमार गवर्नर से मिले हैं, क्योंकि
गवर्नर ने अभी शपथ ग्रहण किया है, और जब भी गवर्नर के पास अब नीतीश कुमार जाएंगे तो जाहिर सी बात है बीजेपी की धुकधुकी इसीलिए बढ़ जाएगी, कहीं वो इस्तीफा देने तो नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। और अभी 2 दिन जब दिल्ली में रहकर गए तो कार्यक्रम था मिलने का प्रधानमंत्री से, जेपी नड्डा से, गृह मंत्री अमित शाह से, लेकिन किसी से मुलाकात नहीं की नीतीश कुमार ने। बिहार जाने पर क्या चर्चाएं हो रही हैं, और बीपीएससी का आंदोलन वहां पर चल रहा है छात्रों का, और ज्यादा तेज हो गया है जब लगातार 2-2 बार छात्रों पर जमकर वहां लाठियां बरसाई गई हैं। उस पर राजनीतिक दलों की ओर से भी बयानबाजी आ रही है, लेकिन लाठियों के बावजूद, पानी की बौछारों के बावजूद छात्रों का आंदोलन अभी बरकरार है। नीतीश कुमार जब दिल्ली से पटना लौट कर गए हैं तब वहां पर क्या अपडेट है, क्या खबरें आ रही हैं, हमारी सहयोगी अंशिता इसके बारे में और जानकारी देंगी। अंशिता से ये जानकारी हम लेते हैं। लेकिन अविनाश जी, ये जो पूरी फील्डिंग सजी हुई थी वो दिखाई पड़ रही है कि अब वो पूरी तरह से गेम बदलने को तैयार दिख रही है। हाँ बिल्कुल, लग तो बिल्कुल ऐसा ही रहा है कि भाई जो 14 जनवरी का दिन बस खाली बीतना है, 14 जनवरी की रात से ही बिहार में बहुत बड़ा उलटफेर होने की जो संकेत मिल रहे हैं। बस अब सिर्फ समय का इंतजार हो रहा है, दिन तारीख एक तरीके से सब कुछ तय हो गया है, बस उस समय के आने की देरी है, और उसके बाद हम देखेंगे बिहार में बहुत बड़ा बदलाव आपको दिखाई देगा। जो कहते हैं कि खेल की भाषा में, क्रिकेट की भाषा में औपचारिकताएं ही बाकी हैं, तो अंशिता जी क्या लौटे हैं जब नीतीश कुमार दिल्ली से पटना, बहुत खामोशी ही दिख रही है, बीजेपी के नेताओं से कोई उन्होंने मुलाकात नहीं की। अब बिहार में किस तरह से क्या घटनाक्रम चल रहा है उसके बाद से? सबसे पहले जो ध्यान खींचा है वो खींचा है कि उन्होंने जो नए राज्यपाल जो अभी बने हैं उनके जो मुलाकात की उन्होंने जाते, मतलब लौटते उन्होंने उनसे मुलाकात की। इसकी 2 वजह मानी जा रही हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि औपचारिक मुलाकात है, क्योंकि जब वो दिल्ली में थे उस दौरान बदला गया, आरिफ मोहम्मद खान को बनाया गया। पहली वजह तो ये मानी जा रही है जो कहा जा रहा है, लेकिन अंदर खाने से जो चर्चा चल रही है वो ये कि 2 वजह है इसकी। एक तो मुस्लिमों को साधने के लिए, जिस रणनीति के तहत बीजेपी ने इनको यहां भेजा है उसी रणनीति पर काम नीतीश भी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर नीतीश की अपनी अलग महत्वाकांक्षाएं हैं और बीजेपी की अलग अपनी रणनीति है। मतलब जिस तरह से नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा और पीएम मोदी से मुलाकात की वगैरह जो वो लौटे हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि अब वो कुछ अलग ही सोच रहे हैं, और लगातार जो ये चर्चाएं चली रही हैं कि 14 तारीख के बाद वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा जो बीपीएससी वाला जो मुद्दा है, जिससे छात्र लगातार नाराजगी जो बढ़ती जा रही है, प्रशांत किशोर ने जैसे उतरकर मैदान में अपने लिए पूरा माहौल बनाने की कोशिश की, हालांकि वो उसमें उल्टा फंस गए हैं। और तेजस पर आरोप भी लग रहे हैं कि तो बीजेपी ने प्लांट कर रखा है उनको, और बीजेपी नीतीश कुमार के साथ ही खेल करना चाह रही है। बिल्कुल, बी टीम के तौर पर उन पर आरोप लग रहे हैं कि बी टीम, और जो पप्पू यादव है उन्होंने तो काफी कुछ आरोप लगा दिए। सबसे बड़ी चीज ये देखी गई कि उन्होंने ये कहा कि सबसे पहली लाठी जो खाऊंगा वो मैं खाऊंगा, लेकिन जैसे ही आंदोलन तेज हुआ वैसे ही वो भाग निकले। तो इससे छात्र जो उनके साथ आने वाले थे वो छात्र और ज्यादा नाराज हो गए हैं। सबसे बड़ी चीज, जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने इस्तेमाल की, मैं कंबल लेके आया हूं, ये वो सब छात्रों ने कहा हमने तो नहीं मंगाए थे आपसे कंबल, हमने तो नहीं मांगे थे। तो ये सारी चीजें मतलब प्रशांत किशोर के सहारे से जो बीजेपी ने करने की कोशिश की वो बीजेपी का दांव उल्टा पड़ गया। और अब नीतीश कुमार ने छात्रों के लिए भी मतलब मुलाकात, ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद मुलाकात की है और उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। तो अब ये सारी चीजें वो कर रहे हैं नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन चाहता है। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है और ये लगातार संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार बीपीएससी छात्रों की मांगों के संदर्भ में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या लेंगे? क्योंकि बड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है छात्रों की वो तो यही है कि दोबारा परीक्षा कराई जाए। अब क्या लेते हैं और छात्र उसको मानते हैं या नहीं, लेकिन इसकी संभावनाएं पूरी दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार का अचानक से लौटना, जबकि लगातार खबर चल रही थी कि उनसे मुलाकात करेंगे तो पिछले दिनों जितनी भी गहमा गहमी रही है या नीतीश कुमार की जो नाराजगी रही है अमित शाह के बयान की वजह से, उस पर और जो पेच फंस रहे हैं कि नेतृत्व को लेकर क्लैरिटी आ जाएगी और सीएम फेस को लेकर क्लैरिटी आ जाएगी, सीट बंटवारे को लेकर जो लगातार नीतीश कुमार का कहना है कि हम इस बार बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं, चाहे एक सीट ज्यादा ही क्यों ना मिले, तो इन सारी चीजों पर क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन वो सब तो नहीं हुआ, उल्टा नई चर्चाएं शुरू हो गई। तो अब यहां पर नीतीश कुमार का अचानक से लौटना इस तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि बीजेपी उनके खिलाफ ही प्लानिंग प्लॉटिंग में करने में लगी हुई थी। क्योंकि आप समझ सकते हैं जिस तरह से ये जो छात्रों वाला मुद्दा गरमाया हुआ है उस पर बीजेपी का पूरी तरह से अलग थलग हो जाना, खुद को साइड रखना, ये बताता है कि उन्होंने नीतीश कुमार को अकेला छोड़ दिया है। अब यहां पर नीतीश पहली चीज सीएम है,
दूसरा, गृह मंत्रालय भी उनके पास आता है। अब पुलिस प्रशासन जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज कर रहा है, वाटर कैनन का जो इस्तेमाल किया गया, छात्रों के साथ बदसलूकी एक तरह से कह सकते हैं, और ये मुद्दा पिछले कितने दिनों से गरमाया हुआ है। एफआईआर दर्ज की जा रही हैं, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये असामाजिक तत्व हैं जो आंदोलन को भड़का रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए ही नेगेटिव दिखाने की कोशिश की जा रही है। गृह मंत्रालय उनके पास और शिक्षा मंत्रालय भी उन्हीं के कोटे के विधायक के पास। तो बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा घिर जाएंगे। तो मतलब कह रही हूं मैं, जैसा कि बीजेपी सोच रही है कि जो अकड़ है ना नीतीश कुमार की, उसे कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने सही समय पर बीजेपी की उस जो रणनीति है उसको भांप लिया है, और यही वजह रही कि वो बिना मिले लौटे हैं, और वो अब छात्रों को सबसे पहले साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में छात्रों की नाराजगी ही योगी को भारी पड़ी और बीजेपी को भारी पड़ी। बिल्कुल, तो न्यायालय पर दहला देने की तैयारी नीतीश कुमार यहां भी कर चुके हैं और उधर दिल्ली में भी कर चुके हैं। अविनाश जी, इस मुद्दे पर अब जिस तरह से सबसे ज्यादा जो कह लीजिए कि परेशानी है, वो परेशानी दिखाई पड़ रही है दिल्ली में, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में कोई फैसला लेते हैं जिसकी पूरी संभावना अब दिखाई पड़ रही है, उसका सबसे बड़ा असर जो होगा वो केंद्र की सरकार पर होगा। जिस केंद्र सरकार के पास जांच एजेंसियां हैं और जिन जांच एजेंसियों की मदद से वो सहयोगी दलों को और विपक्षियों को साधने की कोशिश करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सारी जो जांच एजेंसियां, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, वो केंद्र के अधीन ही काम करती हैं। तो भाई इस समय जो पेपर लीक वाला मामला है, भाई इसकी जांच भी आप सीबीआई को दे दीजिएगा, लेकिन उसकी जांच तो कराई ही नहीं जाएगी, क्योंकि सरकार है वो ये मानने को ही तैयार नहीं होती है कि पेपर लीक हुआ है। जब तक आयोग के चेयरमैन तो बार बार कह रहे हैं, वो मीडिया में आकर कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ और दोबारा हो ही नहीं सकता किसी कीमत पर। हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो सरकार कहेगी वही आयोग के चेयरमैन बोलेंगे। यदि आज नीतीश कुमार का बयान आ जाता है कि भाई परीक्षा पूरी रद्द की जाती है, तो आप देखिए कि आधे घंटे के अंदर अंदर आयोग के चेयरमैन का ट्वीट आना शुरू हो जाएगा कि भाई परीक्षा रद्द की जाती है। भाई जबकि परीक्षा के ऊपर फैसला आयोग को लेना, सरकार को नहीं लेना आएगा, लेकिन आयोग की भाषा वही होती है जो सरकार की भाषा होती है। तो अभी क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि जो बीपीएससी परीक्षा में कुछ पेपर लीक हुआ है, कुछ जो सवाल थे, क्वेश्चंस थे, वो पहले से ही छात्रों को बता दिए गए थे, और जिनको बताए गए थे वो जाहिर सी बात है वो बीजेपी के करीबी लोग ही होंगे, क्योंकि इसी तरीके का आरोप लग रहे हैं। तो पेपर लीक मामले में जो पूरा का पूरा जो छात्रों का कहना है कि भाई यदि पेपर 1 घंटे लेट आ रहा है तो क्यों मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पेपर लीक हुआ होगा, तभी इस तरीके से छात्र इतनी बड़ी तादाद में सड़क पर उतरे हैं, नहीं तो किसी मामले में इस तरीके से छात्र मैदान में नहीं आते हैं। बिल्कुल, और इसका जिस तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है और उसकी दशा जो अभी अंशिता बता रही है कि कैसे वो बीजेपी उसमें खेल कर रही है। और पप्पू यादव को अभी हम लोग सुनेंगे, निर्दलीय सांसद है पूर्णिया के, सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो जन स्वराज पार्टी के नेता हैं, वो उसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ये बीजेपी जानबूझकर इनको फ्रंट पे किए हुए। फ्रॉड किशोर नाम भी दिया है पप्पू यादव ने। उन्होंने ये कहा है कि जो ये किसी ने भेजा है फ्रॉड किशोर को, ये टीम बनकर आए हैं, लेकिन ये वो कर नहीं पाएंगे। खैर सुनते हैं पप्पू यादव को, सुनते हैं क्या कहा उन्होंने, किस तरह से आरोप लगाया है, बीजेपी को घेरा है, और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो छात्रों के इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि छात्रों ने अब उनका विरोध करना शुरू कर दिया है, वो किस तरह से बीजेपी के समर्थन की वजह से या बीजेपी के चाहने की वजह से इस आंदोलन में आए हैं। पप्पू यादव को सुनते हैं। तो पप्पू यादव को भी सुनते हैं हम लोग, लेकिन इस मामले में अब जिस तरह से बीजेपी बिहार में भी और केंद्र में भी फंसती नजर आ रही है, तो ये बीपीएससी का छात्रों का आंदोलन और उधर गृह मंत्री अमित शाह का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिया गया बयान, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो नीतीश कुमार को एक बड़ा बहाना दे रही हैं कि वो इस सरकार से अलग हो जाए। और बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन लग रहा है कि उस पर छात्रों की तरफ की मांग को लेकर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, और जैसे ही खरमास समाप्त होगा तो फिर वो उससे भी बड़ा फैसला लेकर आएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार पहले ही थोड़ा बच के चल रहे थे, मतलब बीजेपी से दूरी बनाना शुरू कर दिया था, यहां तक कि जो बीजेपी के कोटे के मंत्री हैं उन्हीं के विभागों की बैठक लिया करते थे नीतीश कुमार, और उन्हीं विभागों के जो मंत्री हैं वो नहीं होते थे, अधिकारियों को अभी
कुछ दिनों पहले खबर आई कि कई बीजेपी के करीबी जो अधिकारी हैं, लगभग 67 अधिकारियों को उन्होंने हटा दिया, तबादला कर दिया। तो ये सारी चीजें बता रही थी। और इसी बीच में मतलब अधिकारियों की अपडेट तो बात की है, लेकिन उससे पहले जो विभागों की मीटिंग लेना, उसमें बीजेपी के जो मंत्री हैं उनको ना बुलाना, दूसरा बीजेपी के जो कार्यक्रम है उनसे दूरी बनाना, ये सारी चीजें बता रही थी कि नीतीश कुमार के बैक ऑफ द माइंड कुछ तो चल रहा है। लेकिन इसके बाद जैसे ही एकनाथ शिंदे वाला जो मामला आया, महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी ने खेल कर दिया कि नेतृत्व में चुनाव लड़ा एकनाथ शिंदे के, और जब अच्छे खासे नंबर आ गए, बीजेपी एक अच्छी नंबर्स के साथ आई, तो उन्हें पूरी तरह साइड कर दिया। यहां तक कि जो मंत्रालय हैं वो भी नहीं दिए जो वो मांग रहे थे। तो अब नीतीश कुमार को सीएम पर भी खतरा है और गृह मंत्रालय पर भी खतरा है। सबसे बड़ा खतरा तो उन्हें अपनी पार्टी पर है कि उससे अगर विधानसभा चुनाव साथ में लड़ गए तो उनकी पार्टी का अस्तित्व संकट में आ सकता है। और खैर सुन लेते हैं कि किस तरह से बीजेपी बैकफुट से ये घेरने की कोशिश कर रही है नीतीश कुमार को ही, जिनके नेतृत्व वाली सरकार का वो खुद हिस्सा है। पप्पू यादव को सुनते हैं कैसे उन्होंने नीतीश कुमार को छोड़ते हुए निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पर और प्रशांत किशोर पर। पहले तो बधाई नया साल की गवर्नर साहब और सबको। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन से सीधा बातचीत की। उन्होंने कहा आप आइए, मैं बात करूंगा। डिटेल बातचीत उन्होंने की और उन्होंने कहा मैं डीएमएसपी साहब को भी बुलाऊंगा कि किस आधार पर उन्होंने लाठी चलाया और केस एफआईआर किया है। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं मुख्यमंत्री जी से पर्सनली बात करूंगा। चौथी बात उन्होंने कही कि किस आधार पर 12,000 का एग्जाम होगा और 4 लाख का नहीं होगा। एक पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच, जो अन स्टेट में 3 बेंच है, 2 बेंच है, यहाँ एक ही बेंच है। तो एक ये मुद्दा, एक दूसरा यूपीएससी, इन दोनों मुद्दों पर बीपीएससी, दोनों मुद्दों पर इन्होंने पूरी इंक्वायरी की बात कही है, ऊपर से नीचे वार्ता करने की बात कही है और बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया है और उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है। बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि कोई डेलीगेट आ रहा है। मैंने कहा कौन डेलीगेट, ये कौन फिर फ्रॉड किशोर आ रहा है? इतना बड़ा गुंडा मैंने दुनिया में नहीं देखा। मसल पावर, ये एक तो इस आंदोलन को बेच दिया पैसा लेकर के, इन्होंने भी पैसा लेके बेचा, बच्चों का इस्तेमाल कर लिया। तो ये तमाम आरोप पप्पू यादव लगा रहे हैं बीजेपी पर और प्रशांत किशोर पर, और प्रशांत किशोर को सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि वो बीजेपी की ओर से प्लांटेड है और सारा जो कुछ वो कर रहे हैं उसके पीछे बीजेपी है। बहरहाल ये उनका आरोप है, लेकिन जिस तरह से सरकार इसमें घिरी हुई है और इंडिया गठबंधन एक सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार के प्रति रखते हुए बीजेपी को और एनडीए सरकार को घेर रहा है, वो बहुत ही दिलचस्प है। अब खबर आ रही है कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके नेता इस मुद्दे को लेकर राजभवन की ओर मार्च करने जा रहे हैं। अविनाश जी के पास पूरी जानकारी है, बताएं अविनाश। हाँ, जो प्रशांत किशोर का जो आंदोलन हुआ जिस पर पप्पू यादव ने सवाल उठाया, सबसे पहले मैं वो बात बता देता हूँ कि जो पीके के ऊपर शुरुआत से ही आरोप लग रहे हैं। जब से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, उनके टारगेट पर सिर्फ 2 नेता रहे हैं, एक तो तेजस्वी यादव, दूसरा नीतीश कुमार। वो बीजेपी पर हमले नहीं कर रहे हैं। आप उनके पिछले 2 साल से पुराने कितने भी बयान उठा के देख लीजिएगा, आपको हर बयान में या तो तेजस्वी यादव मिलेंगे या फिर नीतीश कुमार मिलेंगे। बीजेपी को दोनों एकदम से साइड कर दिया है। ये कहा जा रहा है कि यदि वो जो भी वोट काटेंगे वो या तो अब सीधा सीधा जेडीयू का होगा या आरजेडी का होगा, यानी बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और आपने देखा कि जब उन्होंने मार्च भी किया तो मार्च किया सीएम आवास के लिए, और जब लाठी चलने वाली थी तो उससे पौन घंटे पहले भाग गए, वो खुद ही मैदान छोड़ गए, छात्रों को पिटने के लिए छोड़ गए। और अब जो उसके पहले कह रहे थे कि पहली लाठी मेरे ऊपर पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, जबकि वो बोल रहे थे कि पहली लाठी वो खाएंगे, लेकिन लाठी खाने की बारी आती है तो प्रशांत किशोर सबसे पहले भागने वाले लोगों में से होते हैं। लोग ढूंढ रहे थे कि भाई प्रशांत किशोर चले कहाँ गए हैं। हाँ, तो अब जबकि वो सीएम आवास घेरने के लिए जा रहे थे, एक तरीके से वो नीतीश कुमार को घेर रहे थे। लेकिन आज जब इंडिया गठबंधन की तरफ से जो मार्च शुरू हो रहा है, विधानसभा से मार्च शुरू होगा राजभवन तक के लिए, और इसमें जो मार्च की घोषणा सबसे पहले की थी सीपीआई-एमएल की तरफ से, लेकिन अब इसमें कांग्रेस, आरजेडी, बाकी जितनी इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक हैं वो सभी शामिल हो गए हैं। उनके विधायक और उनके सांसद और जो कार्यकर्ता हैं वो विधानसभा से राजभवन तक के तब मार्च करेंगे। और जैसी ये खबर आई है वैसी राजभवन के आसपास पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है कि पुलिस की तरफ से कि भाई ये लोग पहुंच ना जाए वहां राजभवन तक। लेकिन सवाल सीधा सीधा वही है कि इंडिया गठबंधन जो भी घेर रहा है, क्योंकि राज्यपाल सबको पता है कि राज्यपाल जो होता है वो केंद्र का नुमाइंदा होता है। तो
जो पूरी कोशिश हो रही है वो बीजेपी को एक तरीके से एक्सपोज करने की हो रही है। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को बचा रहा है और सीधा सीधा बीजेपी पर हमला बोल रहा है। चाहे आपने खड़गे का भी ट्वीट देखा या प्रियंका गांधी का देखा, वो सभी के सभी लोग बीजेपी पर ही अटैक कर रहे हैं। और राजभवन मार्च भी यही बताने के लिए निकाला जा रहा है कि भाई इस पूरा मामले में, बीपीएससी के मामले में जो भी छात्रों की समस्या है उसके पीछे पीछे सीधा सीधा एक ही पार्टी जिम्मेदार है और वो है बीजेपी। बिल्कुल, वो ताकि वो केंद्र सरकार